हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी और आज का टॉपिक है निधि कंपनी सेक्शन 406। अब निधि कंपनी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? निधि कंपनी का ऑब्जेक्ट कि ये क्यों फॉर्म हुई, हमें क्या जरूरत पड़ी निधि कंपनी बनाने की। ठीक है। निधि कंपनी में थोड़ी अमेंडमेंट्स भी हैं। अमेंडमेंट इन व्हाट सेंस कि अगर आप स्टडी मैट से पढ़ रहे हो लेटेस्ट वाला, तो उसमें कई सारे फॉर्म नंबर नहीं दे रखे या थोड़े बहुत प्रोसेसेस नहीं बता रखे जो आपके आरटीपी में बता रखे हैं। ठीक है ना। तो अगर वो स्टडी मैट और आरटीपी दोनों कंबाइन करके पढ़ लो, या तो एक ऑप्शन, या फिर यहाँ से नोट्स रेफर कर लो। सारी चीजें इसमें दे रखी है। ठीक है ना, कि व्हाट इज निधि कंपनी। ठीक है। और इसके बाद हम लोग करेंगे, इसके बाद वाला भी बता रही हूँ, इसके बाद जो है स्पेशल कोर्ट और ये जो मिसलेनियस वाला जो होता है कि 447 की पेनल्टी, ये सारी चीजें जो है हम उसके बाद कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। ओके, सो अब करते हैं हम स्टार्ट। निधि कंपनी सेक्शन 406। निधि कंपनी और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। तो अगर आपको दो चीजें मिलेगी एग्जाम में, या तो म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी लिखा हो या निधि कंपनी हो, दोनों सेक्शन 406 में आएगी। सेम चीज। नाउ, निधि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है? निधि कंपनी बनी क्यों? निधि कंपनी बनी है कल्टीवेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमॉन्ग इट्स मेंबर। निधि कंपनी क्या करती है, एक जैसे हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है, और बैंक अकाउंट में हम लोग अकाउंट ओपन कराया सब लोग, तो हम वहां पे भी थ्रिफ्ट और सेविंग वाली चीजें ही करते हैं। ठीक है। तो अब निधि कंपनी की जरूरत क्या पड़ी, और इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो है डिपॉजिट्स और लेंडिंग टू अ मेंबर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। ठीक है ना। और डिपॉजिट और लेंडिंग ये दोनों काम भी बैंक के अंदर होते हैं। तो हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट का क्या मतलब हुआ? इसके अंदर ये हुआ कि इसके अंदर आपको जो है इक्वल अमाउंट जो है जमा कराना होता है। ठीक है। आप सपोज करो सबने एक हजार करा है, लाइक 20 दोस्त है या 10 दोस्त है, 10 दोस्त से 1,000 लेना पॉसिबल है, बहुत आराम से आप ले लोगे 1,000। लेकिन अगर आप एक ही दोस्त से कहोगे कि आप मुझे 10,000 रुपए दे दो, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो उन सब ने क्या करा, 1,000 रुपए इकट्ठे करे। ठीक है, अपनी अपनी जेब से आया, और किसी को अगर 10,000 रुपए चाहिए तो उसको वो 10,000 रुपए दे दिए। और जिसमें कि इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही लो है, और वो बहुत आराम से मिल जाता है। मतलब आपको पूरा कोई प्रोसेस वगैरह, कोई जैसे बैंक में हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं लोन लेने के लिए, तो अगर आप नीडी हो तो आपको बहुत ही कम अमाउंट में और जो है ये क्या नाम है, मिल जाएगा। बिना जो है कंप्लायंसेस या बहुत सारे प्रोसीजर करे बिना। ठीक है ना। तो अब इसको करते हैं स्टार्ट। कल्टीवेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट मीन्स की जो स्मॉल चंक्स इन जो सेविंग होता है, मतलब बहुत छोटा छोटा सेविंग एंड सेविंग अमॉन्ग इट्स मेंबर, रिसीव डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग टू मेंबर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। तो पैसा रिसीव करना और उनको लेंड करना म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। कंप्लाई रूल्स ऑफ सीजी। सीजी के रूल्स, मतलब सीजी ने ही बनाई है निधि कंपनी। ठीक है। तो सीजी के रूल्स लगेंगे। नाउ एग्जेम्पशंस क्या है? सीजी जो है नोटिफाई कर सकता है ऑफिशियल गैजेट में अगर उसको कोई एग्जेम्पशन देनी है, या किसी चीज में उसको रिलैक्सेशन देनी है कि नहीं, इसको आप इस लंबे प्रोसेस से मत करो, ये एक छोटा सा प्रोसेस कर लो तब भी चल जाएगा। तो वही है कि या तो प्रोविजन कोई नॉट एप्लीकेबल बनाना, या मॉडिफिकेशन या अडेप्टेशन एक्सेट्रा। ठीक है। अब जब सीजी बना रहा है तो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो है अप्रूव करेंगे मॉडिफिकेशन। तो चेंजेस भी क्या है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट दोनों जगह से पास होकर आएगी। नाउ सीजी विद इन 30 डेज जो है हाउस को जो है प्रेजेंट करेगा। हाउस मतलब बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। नाउ एप्लीकेबिलिटी। कोई कंपनी निधि कंपनी कब बनती है? जब वो कह दे कि मैं निधि कंपनी हूं अंडर सेक्शन 620 ए ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। तो 620 ए जो है वो 1956 में था, जो कंपनीज एक्ट थी जो तब अमेंड हुई थी। और या फिर मतलब जो पुरानी बन रही है, और जो कंपनीज एक्ट 2013 के आने से पहले हुई थी, वो जो है वो तो हुई 620 ए के अंदर। और जो कंपनी एक्ट 2013 के आने के बाद हुई है वो हुई है सेक्शन 406 में। Now, every company incorporated Nidhi under Section 406 of Companies Act, functioning on lines of a निधि। आप निधि की तरह काम कर रहे हो हैं, और जो है आपको नोटिफिकेशन का कर रहे हो कि आपको सीजी किसी दिन आके ना निधि कंपनी बना दे अंडर सेक्शन 620 ए ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है। तो या तो आपने निधि की लाइन में काम करा हो। तो ये हो गई एप्लीकेबिलिटी कि कौन कौन सी कंपनीज पर, किस टाइप की कंपनीज पर जो है निधि कंपनी लगेगा। अब प्रोसेस क्या होता है निधि कंपनी बनने का? आप
एप्लीकेशन देते हो, ठीक है, टू बाय पब्लिक कंपनी। अब ये चीज हमेशा याद रखनी है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन भी हो सकता है कि जो सीजे वो निधि कंपनी बनेगी कौन सी टाइप की कंपनी बनेगी। कोई प्राइवेट कंपनी निधि कंपनी कभी नहीं बन सकती। ये 4 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, उसको रजिस्ट्रेशन लेना है एज ए निधि कंपनी, तो उसको क्या प्रोसेस करना होगा। तो हमें लिखना है कि प्राइवेट कंपनी पे ये एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर पब्लिक कंपनी होगी तो ये प्रोसेस करेंगे और पब्लिक कंपनी को मिल जाएगा। एप्लीकेशन बाय पब्लिक कंपनी, तो ये चीज याद रखनी है हमेशा, क्या है, पब्लिक कंपनी। टू सीजी इनफॉर्म NDB4, ठीक है। तो एन से ND मतलब निधि, बी से मतलब अगर आप किसी को एप्लीकेशन देने जाते हो, आप ये कहते हो कि मुझे रजिस्टर कर लो, प्लीज रजिस्टर कर लो, तो व्हाट इज दिस, आप भीख मांग रहे हो, राइट। बी से होता है भीख, तो NDB, ठीक है। तो जब आप एप्लीकेशन देने जाओगे तो आप क्या मांगोगे, भीख, तो ये हो गया NDB4। ये ही अमेंडमेंट आई है जो फॉर्म नंबर्स और जो प्रोसेस वगैरह बताते हैं, ठीक है ना। सीजी शेल नोटिफाई द कंपनी एज निधि इफ कंपनी मीट्स द रिक्वायरमेंट अंडर दीज रूल्स। अगर कंपनी जो है रिक्वायरमेंट्स जो है कंप्लाई करती है, तो सीजी जो है नोटिफाई कर देता है कि हाँ अब तुम निधि कंपनी हो। नाउ डिक्लेरेशन ऑफ निधिज, निधि क्या है, डिक्लेयर करती है। डिक्लेयर इनफॉर्म NDH, तो ND इज फॉर निधि, H मीन्स हल्ला मचा मचा के। निधि कंपनी जब आप कुछ चीज डिक्लेयर करते हो, जब आप सीए पास हो जाओगे तो आप हल्ला मचा मचा के मैं सीए बन गया, मैं सीए बन गया, मैं सीए बन गया, सब जगह लिख दोगे ना, फेसबुक पे भी, लिंक्डइन पे भी अपडेट कर दोगे, सब जगह अपडेट कर दोगे, तो दैट इज हल्ला मचा मचा के। NDH4, दोनों में 4 है, ये भी 4 है और ऊपर वाला भी 4 है। नाउ तो डिक्लेरेशन करेंगे हम NDH4 में, फाइल विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ, 60 डेज के अंदर जो है आपको एक्सपायर, जो डेट ऑफ एक्सपायरी है, आपको विद इन 60 डेज जो है फाइल करना है। एक्सपायर कब से, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, या तो उसे बने हुए 1 साल हो गया हो, और इफ एक्सटेंशन ऑफ टाइम गिवन बाय रीजनल डायरेक्टर, और अगर टाइम जो है कोई एक्सटेंड दिया हो रीजनल डायरेक्टर, नहीं नहीं अभी कोरोना आ गया है, नहीं अभी तुम जो है वो नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, अब हम डेट सारी एक्सटेंड कर देते हैं, आगे कर देते हैं, हर चीज की डेट एक्सटेंड हो गई, हमारे एग्जाम्स की भी डेट एक्सटेंड हो गई, तो ऐसे करके अगर कोई एक्सटेंशन जो भी दे सकते हैं वो कौन देंगे, RD देंगे, रीजनल डायरेक्टर देंगे। नाउ डिक्लेरेशन इफ निधि इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ निधि अमेंडमेंट रूल 2019, और अगर वो जो है अमेंडमेंट रूल जो 2019 में है उसके बाद जो अगर वो इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो तब भी डिक्लेरेशन देगी। पुरानी कंपनी डिक्लेरेशन नहीं देगी, ये एक नई डिक्लेरेशन देनी है कि मैं जो रूल जो है निधि अमेंडमेंट रूल 2019 के बाद जो है इनकॉर्पोरेट हुई है, ये चीज भी बतानी है। ये बताना है, डिक्लेयर करना है NDH4 में। NDH4 के बाद 60 डेज जो है एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, और जो है एक्सटेंशन गिवन बाय RD। नाउ अगर आपने नहीं फाइल करा NDH4, तो आप नहीं फाइल कर पाओगे SH7, और जो है फॉर्म नहीं कर पाओगे पास 3, ठीक है। तो आप जो है ये 2 फॉर्म भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अब SH7 क्या है, SH7 मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि SH7 क्या है, नोटिस टू रजिस्ट्रार ऑन एनी ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो अगर आप रजिस्ट्रार को जो नोटिस दोगे ऑन ऑल्टरेशन ऑफ अ शेयर कैपिटल, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, पास 3 के अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो है जो फाइल होता है वो वाला। नाउ अब हम कर, निधि कंपनी में 2 टाइप्स की कंपनीज है, वन इज एग्जिस्टिंग कंपनी एंड द अदर इज न्यू कंपनी। तो पहले एग्जिस्टिंग कंपनी को देख लेते हैं। एग्जिस्टिंग कंपनी कौन है, जो अमेंडमेंट रूल 2019 से पहले इनकॉर्पोरेट हो गई है, राइट। और जो अमेंडमेंट रूल 2019 के अंडर बनी है वो है न्यू कंपनी, ठीक है। तो कंपनी डिक्लेयर अंडर सेक्शन 620A ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 एग्जिस्टिंग कंपनी। फाइलिंग फीस जो है निल है, क्योंकि ऑब्वियसली पहले से ही निधि कंपनी है, और विद इन 6 मंथ फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ द रूल्स वो डिक्लेयर कर देगी, ठीक है ना, कि अब भी मैं निधि ही हूँ। इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट बिफोर कमेंसमेंट जो है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ निधि रूल्स 2019, वर्किंग और निधि जो है निधि के लाइंस और निधि पे काम कर रही है। टाइम अलाउड क्या है, 1 ईयर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन एंड 6 मंथ्स फ्रॉम कमेंसमेंट, विच एवर इज लेटर, जो भी दोनों से बात हो, या तो कमेंस होने के
जो है 6 months ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रूल्स और 1 year ऑफ इनकॉर्पोरेशन विच एवर इज लेटर। HS7 और पास 3 की जो है फुल फॉर्म ऑलरेडी बता दी थी। नाउ इनकॉर्पोरेशन एंड इंसिडेंटल मैटर क्या है? इनकॉर्पोरेशन और इंसिडेंटल मैटर में आता है कि निधि कंपनी क्या होनी चाहिए। पब्लिक कंपनी, यही बताया था, एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि अगर प्राइवेट कंपनी आ गई तो नहीं चलेगा, हमेशा निधि कंपनी क्या होगी? पब्लिक कंपनी होगी। पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम उसकी 5 लाख होगी, तो पेड अप कैपिटल कितनी है? 5 लाख। और जो है हमेशा इक्विटी होंगे, सिर्फ इक्विटी, और कोई किसी तरह की जो है क्या नाम है सिक्योरिटीज वो इशू ही नहीं कर सकती। और पार्ट ऑफ द नेम जो है वो निधि लिमिटेड लगाएगी कि ये देखो मैं क्या हूं? निधि लिमिटेड। नाउ प्रोहिबिटेड क्या है? बिजनेस कौन कौन से उसको प्रोहिबिटेड है? तो वो है चिट फंड, हायर परचेज फाइनेंस, इंश्योरेंस, लीजिंग फाइनेंस एंड एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी। कोई भी सिक्योरिटी एक्वायर करने के लिए अगर लोन दे रही है तो नहीं। लीजिंग फाइनेंस, लीज पे लेने के लिए नहीं। हायर परचेज पे लेने के लिए नहीं। चिट फंड और इंश्योरेंस उसके लिए भी नहीं। कौन कौन सी सिक्योरिटी प्रोहिबिटेड है? तो प्रेफरेंस डिवेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि खाली क्या करेगा? ओनली इक्विटी शेयर्स ओनली, तो और कोई सिक्योरिटी में जा भी नहीं सकते। बिजनेस परमिटेड, कौन कौन सा बिजनेस परमिटेड है? बोरोइंग एंड लेंडिंग ओनली टू एंड फ्रॉम मेंबर, बोरो भी मेंबर से और लैंड भी मेंबर को। लॉकर फैसिलिटी टू मेंबर, कंडीशन क्या है? रेंटल इनकम ग्रेटर इक्वल्स टू 20% ऑफ ग्रॉस इनकम। तो रेंटल इनकम क्या है? वो 20% है ऑफ ग्रॉस इनकम, राइट। अदर प्रोहिबिशन, और दूसरी प्रोहिबिशंस क्या है? तो रेंटल इनकम क्या होगी? हमेशा 20% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो मिनिमम इतनी होगी, अगर इससे भी कम हुई तो भी कोई परेशानी है, बट 20% से ऊपर, ग्रॉस इनकम से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि निधि कंपनी एक लॉकर फैसिलिटी की प्रोवाइडर बन जाए और निधि कंपनी का जो मेन मोटिव है वो ना कंप्लीट हो, ठीक है ना। नाउ अदर प्रोहिबिशंस क्या है? अगर वो किसी पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकती बोरोइंग और फंड देने के लिए। जैसे कि हमने सरफाइसी एक्ट में पढ़ा था, ठीक है, कि दो बैंक्स मिल जाते हैं और वो एक ही पर्सन को लोन दे देते हैं कि 50% जो है लिमिट, मतलब 50% जो है लोन वो पीएनबी ने दे दिया और 50% जो है वो एसबीआई ने दे दिया, दोनों से लोन ले रखा है। तो ये चीजें भी जो है वो पार्टनरशिप में कहीं भी एंटर नहीं होगी। ये बैंकिंग कंपनीज में बहुत नॉर्मल है। एडवर्टाइजमेंट फॉर सॉलिसिटिंग डिपॉजिट, इनकरेजिंग समवन टू मेक डिपॉजिट, राइट। तो सॉलिसिटिंग डिपॉजिट मतलब किसी को इनकरेज करना। जैसे एलआईसी एजेंट है, एलआईसी करवा लो, एलआईसी करा लो, ऐसे हम ये नहीं कहेंगे कि आप निधि कंपनी में मेंबर बन जाओ, डिपॉजिट करो, उससे आपको ये फायदा होगा, ये फायदा, ये फायदा होगा। कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसको बेच रहे हैं, राइट। नाउ पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज ऑफ फॉर मोबिलाइजिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन, आपको लोन ग्रांट करने हैं या आपको डिपॉजिट रिसीव करने हैं, उसके लिए आप ब्रोकरेज नहीं दोगे, क्योंकि ये दोनों चीजें आप किसके साथ कर रहे हो? अपने मेंबर्स के साथ कर रहे हो, तो मेंबर्स को ब्रोकरेज दोगे नहीं ना। अगर दिखी अकाउंट्स में कि निधि कंपनी ने ऐसे कर रखा है तो वो क्या है? गलत है। तो ये सब चीजें प्रोहिबिटेड है। प्लेज्ड ऑन एसेट लॉस्ट बाय मेंबर्स, जो प्लेज, जो एसेट को प्लेज कराते ना, जो मेंबर्स ने लॉस करे हुए, तो ये भी जो है अलाउड नहीं है। मेंबरशिप कितनी होनी चाहिए? 200 मेंबर के साथ, मिनिमम 200 मेंबर। नॉट टू बी एडमिटेड एज मेंबर, कौन कौन नहीं होगा? बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये लोग क्या होंगे? ये एक टाइप ऑफ जो है ट्रस्ट भी क्या करता है? अब मेंबर बना और वो सारा पैसा, क्योंकि ट्रस्ट को तो बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो सारा पैसा खुद ले लेगा। तो इसलिए बॉडी कॉर्पोरेट ट्रस्ट कोई नहीं आएगा, कोई माइनर नहीं आएगा, क्योंकि माइनर इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है कि आप कोई डिपॉजिट दे रहे हो, लेकिन माइनर के बिहाफ पर उसके गार्जियन जो है वो कर सकते हैं, ये परमिटेड है, ठीक है ना। जैसे नॉर्मल बैंक में भी अकाउंट जो है वो गार्जियंस खुलवा देते हैं माइनर्स का, तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट, तो मिनिमम अलॉटमेंट जो है ईच डिपॉजिट होल्डर को कितना होगा? या तो 10 इक्विटी शेयर, या फिर जो इक्विटी शेयर है वो 100 रुपए की वैल्यू होनी चाहिए, इक्वल है। मिनिमम शेयर होल्डिंग ऑफ सेविंग अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट होल्डर, तो मिनिमम जो है सेविंग अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस होता है, जो हमारा बैंक का मिनिमम बैलेंस होता है, तो उसमें जो एक इक्विटी शेयर है वो कितना होना चाहिए? 10 रुपए का, ठीक है। अब 10 रुपए का इक्विटी शेयर इंटू 10 इक्विटी शेयर मिनिमम है, तो वैसे ही बैलेंस कितना आ जाता है? 100 रुपए, सिंपल। इशू ऑफ शेयर कंडीशंस, तो इशू ऑफ शेयर कहाँ होगा? फुल्ली पेड इक्विटी शेयर, या फिर नॉमिनल वैल्यू जो है वो लेस देन 10 रुपीज नहीं होगी, तो फुल्ली पेड अप इक्विटी। सर्विस चार्ज फॉर इशू ऑफ शेयर्स,
जो है प्रोहिबिटेड है। तो जो भी कोई भी सर्विस चार्ज हुआ होगा इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए, वो भी क्या है, प्रोहिबिटेड है। सर्विस चार्ज मतलब आप अगर कोई भी सर्विस पे चार्ज ले लेते हो, नहीं। Minimum number of member, net owned funds, etc. Compliance requirement by every निधि. Minimum 1 year of its incorporation. कौन कौन से compliance जो दे रखे हैं, ठीक है, वो 1 साल of incorporation के अंदर उसको पूरे करने होते हैं। जैसे कि मिनिमम मेंबर कितने होंगे, वो 200 हो गए। अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट और नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग। तो जो डिपॉजिट है वो 10% से जो है वो कम नहीं होगा। और नेट ओन फंड्स जो होंगे, जो उसके नेट ओन फंड्स, एसेट माइनस लायबिलिटी, नेटवर्थ, जो हम बैलेंस शीट में बनाते हैं, ऐसे उसके जो नेट ओन फंड्स होंगे वो कितने होंगे, 10 लाख और मोर। रेशियो जो है नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट होगा 1:20 का। तो 1:20 का होगा, नेट ओन फंड्स होंगे 10 लाख और मोर, और अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट जो है वो 10%, नॉट लेस देन 10% जो है आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट का, और मिनिमम मेंबर हमें 200 रखने ही रखने हैं। लेकिन अगर हमें चाहिए एक्सटेंशन, मतलब हम 1 ईयर में ये सारी चारों चीजें पूरी नहीं कर पाए, तो हम लेंगे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कौन देगा, रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर देगा, रीजनल डायरेक्टर। और एक्सटेंशन मिल भी सिर्फ 2 पॉइंट्स में सकती है, या तो आपके मिनिमम डायरेक्टर 200 ना हुए हो, या नेट ऑन फंड्स की जो रेशियो है वो 1:20 या उससे कम नहीं हो रही हो, ठीक है ना। तो ही आपको जो है रीजनल डायरेक्टर इन 2 पॉइंट्स पे ही एक्सटेंशन दे सकता है। अगर आपके टर्म डिपॉजिट और नेट ऑन फंड 10 लाख से कम है, या अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट जो है वो 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है, से लेस देन होना चाहिए। अगर ये दो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही है, जो सेकंड और थर्ड है, तो वो एक्सटेंशन नहीं देगा। तो नॉन कंप्लाइंस किसका, आपको मिनिमम डायरेक्टर और रेशियो ऑफ नेट ऑन फंड्स। तो आपको एडमे वो जो एप्लीकेशन देनी होगी NDH2 में। H मतलब हल्ला, तो निधि कंपनी का हल्ला मच गया होगा ना कि ओ, इसने तो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो डायरेक्टर्स की हैं और जो नेट ऑन फंड्स की है वो तो पूरी ही नहीं करी, सब जगह छप गया होगा। तो RD एक्सटेंशन दे देगा विद इन 30 डेज फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। विद इन 30 डेज फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कितना, मैक्सिमम 1 ईयर तक की एक्सटेंशन दे देगा। नॉन कंप्लाइंस बियॉन्ड सेकेंड ईयर, अगर आप सेकेंड ईयर से जो है वो ज्यादा जो है नॉन कंप्लाइंस हो गया, नॉन कंप्लाइंस बियॉन्ड सेकेंड ईयर मतलब 1 ईयर की एक्सटेंशन मिल गई, प्लस 1 ईयर तो नॉर्मली था कि हमें आफ्टर कमेंसमेंट जो है करना पड़ता है। तो निधि शेल नॉट एक्सेप्ट फर्दर डिपॉजिट, तो निधि कंपनी जो है फर्दर डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और उसपे पीनल कॉन्सिक्वेंसेस भी लग जाएंगे, मतलब पेनल्टी वगैरह भी सब लगनी शुरू हो जाएंगी, और निधि आगे डिपॉजिट भी नहीं कर पाएगी। अब ये चीज हो गई निधि कंपनी की। अब इस चैप्टर को यहाँ तक कर दो क्लोज, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम इस पे, ये क्या चीज है, व्हाट इज डायरेक्टर, व्हाट इज ऑडिटर। तो डायरेक्टर का क्या होना चाहिए, डायरेक्टर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। डायरेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, जो डायरेक्टर निधि कंपनी का होगा वो निधि कंपनी का मेंबर भी होगा, ठीक है। और टर्म जो है वो मैक्सिमम 10 साल के होंगे, 10 ईयर्स के जो है टर्म लेगा। डिस्क्वालीफाई होगा अंडर सेक्शन 164 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो 164 में ही डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स होती है। और कूलिंग पीरियड होगा इसका 2 ईयर्स, हमेशा याद रखना। तो ये हो गया कि जो हमारा डायरेक्टर है वो क्या होना चाहिए, निधि कंपनी का मेंबर होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई अंडर सेक्शन 164 में, मैक्सिमम टर्म 10 ईयर्स का और कूलिंग पीरियड 2 साल का। ऑडिटर क्या है, और ऑडिटर के बारे में क्या है, 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर, हमने ये ऑडिट में पढ़ा है। 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। कूलिंग पीरियड कितना है, 2 ईयर्स, ठीक है। कूलिंग पीरियड इसका भी 2 साल है। तो 2 साल जो है डायरेक्टर के लिए निधि कंपनी में सेक्शन 406, 2 ईयर्स फॉर डायरेक्टर, 2 ईयर्स फॉर ऑडिटर। सर्टिफिकेट क्या देगा, सर्टिफिकेट कौन देता है हमेशा, जो डायरेक्ट ऑडिटर है, ऑडिटर रिपोर्ट में देता है नॉन कंप्लाइंस। नॉन कंप्लाइंस किस किस चीज का नहीं हुआ, डिस्क्लोजर एज टू विच रूल्स हैव नॉट बीन कंप्लाइड विद। नॉन कंप्लाइंस लिख देंगे और उसके बाद हम वो रूल्स लिखेंगे कि इन ये रूल नहीं करे, ये रूल नहीं करे, ये रूल नहीं करे, ये रूल नहीं करे, और ये सर्टिफिकेट जो है हम चिपका देंगे नेक्स्ट विद ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट के साथ। नाउ व्हाट इज डिविडेंड। अब ये जो है सिंगल सिंगल पॉइंट्स है, ठीक है ना। डिविडेंड के बारे में क्या कहा है, मैक्सिमम जो रेट है वो आप 25%, ठीक है। रेट एक्सीड हुआ 25% से ज्यादा अगर हमें देना पड़ा तो हम लेंगे RD से, पहले अप्रूव होगा RD।
आरडी अप्रूव करेंगे, तो आरडी हमें एक्सटेंशन के लिए भी आरडी अप्रूव कर रहे थे, आरडी हमें मोर देन 25% से ज्यादा भी रेट देने के लिए अप्रूव कर रहे हैं। इक्वल अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सेम अमाउंट जो है जनरल रिजर्व में भी डिपॉजिट होगा। नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ मेच्योर डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट, कोई डिफॉल्ट नहीं होगा इन रीपेमेंट ऑफ मेच्योर डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट। ऑल रूल्स हैव बीन कंप्लाइड विद, सारे के सारे रूल कंप्लाई होंगे, और रीपेमेंट और मेच्योरिंग ऑफ अ डिपॉजिट में आपने कोई डिफॉल्ट ना करा हो, ठीक है। तो नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ मेच्योर डिपॉजिट और इंटरेस्ट, ठीक है। तो कोई भी पेज में वो ना करा हो, रूल्स जो है कंप्लाइड, और रूल कौन बनाता है, सीजी। एक्सटेंड ये 25% से ज्यादा जो डिविडेंड देंगे वो अप्रूव कौन करेगा, आरडी। इक्वल अमाउंट होगी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर, और ये जो डिफॉल्ट है ना करा हो किसमें, रीपेमेंट ऑफ मेच्योर डिपॉजिट और उनके इंटरेस्ट में। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस था ना, अगर जो है क्या नाम है यहाँ पे डिफॉल्ट करा तो पीनल प्रोविजंस लगेंगे, लायबल फॉर द पीनल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो पीनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर कहीं होगा, एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए की पेनल्टी है, प्लस अगर कॉन्टिन्यूअस डिफॉल्ट है तो 500 रुपीज पर डे, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका निधि कंपनी खत्म, ठीक है। और इसमें सारी की सारी अमेंडमेंट्स और सारी चीजें इंक्लूडेड है, पूरा कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है। तो अभी तक अगर ये अच्छा लगा देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।